हेलो बच्चों, हम लोगों ने बात कर लिया था बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आप अब रिवाइज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, लगभग 100 टॉपिक्स सभी सब्जेक्ट्स के मिला के हमने कहा था। जो बिना रिवाइज करे अगर आप जाते हैं एग्जाम में तो आप अपने कई नंबर का नुकसान करा बैठेंगे। सिंपल सी बात है। आज हम उन्हीं टॉपिक्स में से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का रिवीजन, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। कोशिश करूंगा कम से कम समय में, हार्डली 1-1 घंटे के ही लेक्चर रहेंगे आपके। मान के चलिएगा 3 से 3.5 घंटे में आपका पूरा जो रिवीजन है उन टॉपिक्स का जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उनका रिवीजन मैं 3.5 से 3-3.5 घंटे में ही कंप्लीट करा दूं। सबसे पहला स्टार्टिंग हमारी होने वाली है हिस्ट्री के, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या लिखा हुआ है आज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले क्या, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा होने वाला है बच्चों? द फ्रेडरिक सूरियो एंड द विजन ऑफ द वर्ल्ड। बेटा ये साल याद रखना है सबसे पहले, एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1848 ये वो साल जिस साल फ्रेडरिक सूरियो ने क्या किया था, एक पेंटिंग को विजुअलाइज किया था। यही वो साल जिस साल क्या होता है यहाँ पे, यानी कि फ्रांस में स्लैवरी सिस्टम क्या होती है, एबॉलिश कर दी जाती है। और यही वो साल है जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला जो इंसिडेंट होता है, ठीक है बेटा, जर्मनी में, वो भी ध्यान रखना है आपको। ये भी इसी साल में ही होता है। तो ये 1848 इज द इम्पॉर्टेंट ईयर फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्ट। आपको किसी भी हाल में ये साल को भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके बारे में देखते हैं धीरे धीरे क्या लिखा हुआ है। ये बोला जा रहा है कि फ्रेडरिक सूरियो है कौन भैया? ये है एक फ्रेंच आर्टिस्ट। याद रखना, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिन्होंने एक इमेजिनेशन, एक विजुअलाइजेशन किया था, एक ऐसे वर्ल्ड का विजुअलाइजेशन किया था जहां पे सभी देश क्या है, डेमोक्रेटिक हैं और आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। इनका इसी विजन को क्या कहा बोला है लोगों ने, इसी विजन को बोला गया यूटोपियन विजन। यूटोपियन का मतलब क्या होता है बच्चों? यूटोपियन का मतलब होता है परफेक्ट। सब कुछ परफेक्ट है, कोई दुखी नहीं है, सब खुश है, सरकार से सब खुश है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब चंगे हैं एंड ऑल दैट। दुनिया भर की जो फिलॉसफी है इन्होंने दिया था। इन्होंने 4 पेंट की एक सीरीज बनाई थी, अलग अलग सीरीज है बेसिकली इनकी 4 पेंट की, जिसके बारे में इन्होंने बात किया था। डिफरेंट चीजों को दर्शाया इन्होंने अपने पेंट की सीरीज में। अलग अलग जो देश हैं एक ही रास्ते में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूं। ये देखो, आप देख पा रहे होंगे ये पिक्चर, इस प्रकार की कोई एक पिक्चर, इस प्रकार से पिक्चर उन्होंने ड्रॉ किया था। कई सारे देश जो है वो क्या कर रहे हैं, एक ही रास्ते में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखो आप देख पा रहे होंगे ऐसे। अब ये लोग जो बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको ये किस लिए बढ़ते चले जा रहे हैं? ये देखो, ये जो लोग हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं इस तरफ। क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक हो गए, अपने देश का राष्ट्रगान गाते हुए एक रास्ते में बढ़ते हुए अपने देश का झंडा लेके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये फ्रेडरिक सूरियो कुछ यूरोपियन विजन के थ्रू हम लोगों को बताना चाहते थे। ये सबसे पहला टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का रहने वाला है। आप पढ़ लीजिएगा, मैंने रिवाइज करा दिया। मैं ध्यान रखना, ये फ्रेंच आर्टिस्ट रहे हैं फ्रेडरिक सूरियो। क्या रहे हैं? फ्रेंच आर्टिस्ट रहे हैं बच्चों। इन्होंने पेंटिंग डिजाइन करा था, इन्होंने पेंटिंग को विजुअलाइज किया था, जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि सभी देश जो है वो कैसे हैं, डेमोक्रेटिक हो चुके हैं। हर देश जो है वो डेमोक्रेटिक हो चुका है और सब यूनाइटेड आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं। ये इन्होंने एक संकल्पना, एक इमेजिनेशन ड्रॉ किया था। सबसे पहला टॉपिक का रिवीजन ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है बच्चों? द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात होती है कि आखिरकार हुआ क्या। सबसे पहले याद रखना है बेटा, 1789 वाज द ईयर जब क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपकी आती है, ठीक है। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, बास्टिल स्टॉर्मिंग होती है, याद रखना। और उस दिन क्या होता है कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाता है, धीरे धीरे हटा दिया जाता है। और कुछ समय बाद फ्रांस जो है एक रिपब्लिक नेशन बन जाता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इंट्रोड्यूस द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज अ नेशन वैल्यू। रेवोल्यूशन के आने के बाद, फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुई उसके बाद क्या हुआ कि अलग अलग विचारधाराएं आई। कौन कौन सी विचारधाराएं आई बच्चों? लिखा हुआ है लिबर्टी आई। लिबर्टी मतलब क्या कि आप स्वयं का कार्य कर सकते हैं,
आजादी के साथ कर सकते हैं, आपको समानता दी जाएगी समाज में, और इसके साथ साथ आपस में मिलजुल के सारा काम हम कर सकते हैं। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा जो होता है आपका, उस चीज की बात होने लगी। अब बात हो रही है किस चीज के बारे में बच्चों? फ्रेंच आर्मीज स्प्रेड द नेशनलिज्म टू द अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। जो फ्रांस, जब नेपोलियन बोनापार्ट आए, कौन आए? नेपोलियन बोनापार्ट आए। उन्होंने क्या किया? अपने कंट्रोल में चीजों को लिया। जब कंट्रोल में लिया तो फ्रांस आर्मी ने क्या किया कि देश और दुनिया में नेशनलिज्म की जो भावना थी उसको फैलाना चालू कर दिया। ये चीज ध्यान रखना है आपको। जैकोबिन क्लब भी इसी समय पे देखने को मिलता है। मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर आते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? वो जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं, और उसी समय पे एक कालखंड आता है जिसको हम जैकोबिन का जो समय रहता है, जिस समय जैकोबिन कंट्रोल करते हैं फ्रांस को, उसको हम रेन ऑफ टेरर भी बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना है इस चीज को, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे, रेन ऑफ टेरर क्या है, कब आया था, ठीक है। और इसके साथ साथ बेटा ध्यान रखना, कॉजेस की बात होती है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया कॉजेस क्या थे, इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे, इंटेलेक्चुअल कॉजेस क्या थे। इकोनॉमिक कॉजेस ये थे कि फ्रांस में जो बेसिकली बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो हो रखी थी, वीक हो रखी थी, क्योंकि राजा जो है किसी प्रकार से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते थे, कोई नई पॉलिसी नहीं लाते थे, लोगों को हद से ज्यादा टैक्सेशन देना पड़ रहा था। इसके साथ साथ फसलें खराब हो चुकी थी। इंटेलेक्चुअल कॉजेज बेटा वो कॉज है जो बड़े बड़े जो फिलोसफर्स हुए उन्होंने अपनी विचारधारा रखी कि नहीं, राजा के पास पावर नहीं होनी चाहिए, अल्टीमेट पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपके रूसो हुए, जॉन लॉक हुए, मॉन्टेस्क्यू हुए, वॉल्टेयर हुए, ये सब फ्रेंच बहुत बड़े बड़े आपके नाम रहे हैं उस समय पे, ध्यान रखना है आपको। इसके साथ साथ सोशल कॉजेज जो आपके सोसाइटी डिवाइड थी, क्लर्जी, नोबैलिटी और थर्ड स्टेट में, ये भी एक कॉज है आपका, ठीक है। इमीडिएट कॉज ये रहा, एक रिमर स्प्रेड होती है 14 जुलाई को कि राजा जो है लोगों को मरवाने वाला है। जो टेनिस कोर्ट जो आपका ओथ लिया था जिन लोगों ने, उनको मरवाने वाला है, जिसकी वजह से बास्टिल स्टॉर्मिंग होती है। दीज आर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यू जस्ट नीड टू नो दैट। एंड ये पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, ध्यान रखना बच्चों। आगे देखने को मिलता है क्या कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जैकोबिन के बाद काफी समय बाद नेपोलियन बोनापार्ट पावर को कंट्रोल करते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, देश का एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं। ये है फ्रांस रेवोल्यूशन से रिलेटेड चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का रहने वाला नेपोलियनिक कोड के बारे में। बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया शॉर्ट आंसर में। क्या हुआ, 1804 में आया था, ध्यान रखना। इसको सिविल कोड भी कहा गया। एंड इट वाज लाइक्ड बाय द पीपल ऑफ द फ्रांस। जो फ्रांस के लोग थे उनके द्वारा ये चीज बहुत ज्यादा पसंद की गई। और इसी समय पे एक कोटेशन भी दिया गया ड्यूक मेटरनिक के द्वारा, कहा गया व्हेन द फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ध्यान रखना, एमसीक्यू में सीधे सीधे कहा जाता है ड्यूक मेटरनिक ने क्या कोटेशन दिया था, व्हेन द फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ध्यान रखना बच्चों। 1804 में जो नेपोलियनिक कोड आता है उसमें क्या होता है, फ्यूडलिज्म को हटा दिया जाता है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा। फ्यूडलिज्म मतलब क्या है, जो सामंतवादी प्रथा चली आ रही थी, जो मंत्री वाली जो प्रथाएं चली आ रही थी, हद से ज्यादा जो अबंडेंट पावर था लोगों के पास, वो हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। इन द इंडेड प्रिविलेजेस, जो बाई बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे, किसको मिलते थे बेटा, क्लर्जी और नोबैलिटी को बाई बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे, उनको खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। आगे क्या होता है, यूनिफॉर्म लॉज लाए गए। यूनिफॉर्म लॉज मतलब क्या, सभी के लिए एक जैसे लॉज को इंट्रोड्यूस किया नेपोलियन बोनापार्ट ने, जिससे क्या हुआ कि फ्रांस और अदर रीजन को कनक्योर किया, जिसकी मदद से फ्रांस काफी ज्यादा चर्चा में हो गया यूरोप में। ध्यान रखना इस चीज से। गारंटी क्या किया गया, किस चीज की गारंटी दी गई, राइट टू प्रॉपर्टी। नाउ अब क्या होने वाला है बच्चों, इफ यू हैव द कैपेबल, इफ यू हैव द कैलिबर, इफ यू हैव द मनी, यू कैन रेज द प्रॉपर्टी। आप भी प्रॉपर्टी बना सकते हो, नो इश्यूज। तो नेपोलियनिक कोड में इसका भी प्रावधान किया गया। और कोड जो आपका लॉ लाया गया था नेपोलियन के द्वारा, वो न केवल फ्रांस में फेमस हुए बल्कि इटली, जर्मनी और अदर पार्ट ऑफ द यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। बेटा ध्यान रखना, ये नेपोलियनिक कोड है, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का।
चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में बात होती है। उसी समय वही समय ध्यान रखना 19th सेंचुरी के आसपास फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद यूरोप जो है अलग अलग डिवाइड हो जाता है मल्टीनेशनल एम्पायर्स के बीच में। कई सारे बड़े बड़े एम्पायर्स बन के आते हैं। फ्रेंच एम्पायर होता है, जर्मन एम्पायर बन के आता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिफिकेशन के पहले की बात हो रही है। इटली आता है, ऑस्ट्रिया, कई सारे एम्पायर्स बन के आते हैं। मल्टीनेशनल एम्पायर्स में कई सारे देशों पे कब्जा रहता है इन एम्पायर्स का, इन साम्राज्यों का। डिफरेंट कल्चर प्रमोट किए जाते हैं, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स को क्या होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंस और सेल्फ रूल की डिमांड होती है कई सारे लोगों के द्वारा कई सारे देशों में। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इस समय पे आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चीजें और ज्यादा स्ट्रेंथन होती हैं और खास तौर पे एक नया क्लास उभर के आता है, इमर्जिंग मिडिल क्लास निकल के आता है, जो कहीं ना कहीं देश में नेशनल यूनिटी की डिमांड करना चालू कर देता है। बेटा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आपके एग्जाम के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक बेटा क्या लिखा हुआ है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में बहुत अच्छे से रिवाइज कराता हूं मैंने पढ़ाया भी है आपको कि इटली जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था। कुछ पार्ट्स पे कब्जा था ऑस्ट्रिया का, कुछ पार्ट्स पे कब्जा था स्पेन का, कुछ पार्ट पे कब्जा था पोप का। अब मैं देखो इस प्रकार से जैसे मैं कह रहा हूँ ये बना लिया मैंने इटली, तो ऊपर वाले हिस्से पे ऑस्ट्रिया का कब्जा था, नीचे वाले हिस्से पे जो था वो किसका कब्जा था, एक मिनट यहां बना देता हूँ। ऐसे मैं कह रहा हूँ समझने के लिए समझते हैं सिर्फ जल्दी से। क्या लिखा हुआ, ये ऊपर वाला जो हिस्सा यहाँ पे ऑस्ट्रिया का कब्जा था बेटा, नीचे वाले पे कब्जा किसका था, स्पेन का, और बीच वाले पे पोप का कब्जा था। इन सब लोगों को क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके से क्या किया, इनको कब्जा को हटाया जाता है। सबसे पहले बात होती है मैजीनी की, एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे जिन्होंने इटली की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए एक समय पे। यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप जो है सीक्रेट सोसाइटी क्या करी थी, बनाया था। अब काउंट कैमिलो डी कैवर ने क्या किया कि फ्रांस के साथ मिलके, किसके साथ, फ्रांस के साथ मिलके जो नॉर्थ वाला रीजन है इसको ऑस्ट्रिया के कब्जे से छुड़ा लिया। गैरीबाल्डी ने क्या किया कि वहां पे जो रेड आर्मी है उसकी मदद लिया और जो लोकल है साउथ वाले रीजन पे इसकी मदद लेकर इस वाले हिस्से को छुड़ा लिया। और ये दोनों जब आजाद हो गए तो ये जो मिड वाला पोर्शन रहने वाला है जो पोप के कंट्रोल में है बेटा, ये वाला पोर्शन ये अपने यहाँ भी क्या कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना। इस प्रकार से लगभग 1861 से यूनिफिकेशन 60 के आसपास यूनिफिकेशन चालू होता है और ऑलमोस्ट ये यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है कब, 1870 आते आते यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है और विक्टर इमैनुअल बनते हैं यहाँ के राजा और रोम को देश की राजधानी बना दिया जाता है। बेटा ध्यान रखना, आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, जिसमें आपके इस चैप्टर का 6th मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक रहने वाला है। क्या लिखा हुआ है बेटा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871 में कंप्लीट होता है। जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू द 39 स्टेट, 39 छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड होता है और उनमें से सबसे बड़ा जो स्टेट रहता है वो होता है प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया बेसिकली एक अलग कंट्री रहता है बट ऑस्ट्रिया काफी बड़े जर्मन हिस्से पे कब्जा करके बैठा हुआ होता है। ओटो वॉन बिस्मार्क जो रहते हैं उस समय पे चांसलर रहते हैं प्रूशिया के। वो क्या करते हैं, यूनिफिकेशन की जो बेसिकली जो सारा का सारा जो जिम्मेदारी होने वाली है ओटो वॉन बिस्मार्क के कंधे पे आने वाली है। वो अलग अलग तरह से यूनिफिकेशन चालू करते हैं, अलग अलग किस तरीके से, वो कहीं जहाँ पे वॉर करके यूनिफिकेशन किया गया, कई जगह पे वॉर के थ्रू यूनिफाइड किया गया जर्मनी को, प्रूशिया को, और कई जगह पे डिप्लोमेसी यानी कि बातचीत के माध्यम से भी क्या किया गया, चीजों को सेटल डाउन किया गया। ध्यान रखना है बच्चों। ओके, क्या लिखा हुआ है, 3 जगह 3 अलग अलग वॉर लड़े जाते हैं ओटो वॉन बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी को यूनिफाई करने के लिए। पहला वॉर होता है डेनमार्क के खिलाफ। ध्यान रखना बच्चों, क्या होता है जिसमें प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जो है डिफीट कर देती है, यानी कि हरा देती हैं। किसको हरा देती है, डेनमार्क को हरा देती हैं। और जो डेनमार्क के कंट्रोल में जो भी रीजन रहते हैं जर्मन एम्पायर के, वो ले लिए जाते हैं डेनमार्क से वापस। दूसरा जो लड़ाई होती है वो होती है किसके बीच में,
ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर होता है, प्रूशिया डिफीट करती है, प्रूशिया हरा देती है ऑस्ट्रिया को भी अब, और सारा का सारा जो नॉर्थ वाला हिस्सा जिसपे ऑस्ट्रिया कब्जा करे बैठा था उस हिस्से को भी जर्मन एम्पायर में मिला दिया जाता है। और तीसरा रहता है भाई फ्रांस और प्रूशिया के बीच में युद्ध होता है, प्रूशिया यहाँ पे फ्रांस को हराता है और कहीं ना कहीं कंप्लीट होता है 1864 से स्टार्ट होने वाला यूनिफिकेशन 1871 में जाके कंप्लीट होता है, जिस दौरान 3 अलग अलग बड़े फ्रंट के वॉर लड़े गए। पहला वॉर लड़ा गया बेटा डेनमार्क से 1864 में, दूसरा वॉर लड़ा गया ऑस्ट्रिया से 1866 में, और तीसरा वॉर लड़ा गया फ्रांस से 1870 से 71 के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करते चलिएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, 1871 जब वॉर कंप्लीट हो जाता है, जर्मनी एक यूनिफाइड स्टेट बन जाता है, एम्पायर बन जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ द किंग विलियम वन, और उन्हीं को देश का पहला काइजर यानी कि राजा डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और इसका आपका आगे वाला टॉपिक अब कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है, इन दोनों यूनिफिकेशन में उम्मीद करके चलना कि कोई ना कोई एक यूनिफिकेशन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। मैं आपको इसका बता रहा हूँ, या तो ये मिलेगा या तो जर्मनी मिलेगा या इटली मिलेगा, इसका ट्रेंड रहा है हमेशा से, इसलिए ध्यान से समझते चलना बच्चों। आगे देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है, रोल ऑफ कल्चर इन द नेशनलिज्म। अब लैंग्वेज का क्या रोल रहा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, प्लेड अ मेजर रोल इन द यूनिफाइंग द पीपल। जर्मन हो गई, इटालियन, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने का काम किया है, लैंग्वेज ने भी लोगों को एक साथ लाने का काम किया है। फोकलोर्स एंड द म्यूजिक, लोगों ने गा गा कर क्या किया, लोकगीत गाए गए उस समय पे जर्मन भाषा में, इटालियन में, फ्रेंच में, जिनके माध्यम से लोगों ने आम लोगों यानी बहुत सारे लोग जो क्रांतिकारी थे उन्होंने आम लोगों के बीच में क्या किया, एक देशभक्ति की भावना को, नेशनल आइडेंटिटी को जगाने का काम किया। जो गीत थे, म्यूजिक थे, नेशनल सिंबल्स जैसे कि झंडे हो गए, एंथम्स हो गए, और नेशनल हीरोज की जो पोएट्रीज वगैरह होती थी, फोटोज वगैरह होती थी, उसने भी बहुत हेल्प किया लोगों को यूनाइट करने में। रोमांटिसिज्म में क्या लिखा हुआ, कई सारे आर्टिस्ट, पोएट्स एंड राइटर्स ने क्या किया, ग्लोरीफाई किया, बढ़ा चढ़ा कर नेशनलिज्म की बात करी, जिससे लोग बहुत ज़्यादा नेशनल आइडेंटिटी की तरफ यानी कि देश के प्रति और ज़्यादा, देश प्रेम के प्रति और ज़्यादा आकर्षित हुए। ग्रिम ब्रदर्स कलेक्टेड जर्मन फोक टेल्स एंड रिवाइव द नेशनल प्राइड। ये ग्रिम ब्रदर्स जर्मनी के लोग हैं, यानी कि 2 भाई हैं बेसिकली, जिन्होंने क्या किया, जर्मन जो फोक टेल्स वगैरह जो कथाएं होती थी जर्मनी में, जर्मन भाषा में, उनको इकट्ठा किया और रिवाइव किया क्या, नेशनल प्राइड को। आखिरी टॉपिक आपके इस चैप्टर का रहने वाला है बच्चों, ध्यान रखना, रिवाइज करते चलना। क्या लिखा हुआ है, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म में आपका एक टॉपिक आखिरी बचा हुआ है। क्या होता है, बाल्कन क्राइसिस क्या है, सिंपल सी बात करते हैं जल्दी से। क्या लिखा हुआ, बाल्कन जो रीजन है बेसिकली सदर्न साउथ ईस्ट, ये आप अगर बना के चलते हो, मैं कह रहा हूँ यूरोप है, तो यूरोप का ये साउथ ईस्ट वाला जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन है, यहाँ पे बाल्कन पेनिनसुला पड़ता है, उसको कंट्रोल करता था कौन, ओटोमन एम्पायर पे उसका कब्जा था। अब क्या है कि अलग अलग जिन जिन देशों पे ओटोमन एम्पायर का कब्जा था, जैसे सर्बिया हो गया, ग्रीक्स हो गए, बल्गेरियंस हो गए, रोमानियंस हो गए, ये लोग क्या कर रहे थे, ओटोमन एम्पायर से उस समय पे आज़ादी मांग रहे थे। तो अब क्या हुआ, यूरोपियन पावर्स जैसे कि क्या हुए, ऑस्ट्रिया, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन लोगों ने इंटरफेयर किया बाल्कन रीजन में, और ओटोमन एम्पायर से आज़ादी दिलाने में इन लोगों ने मदद करी, एथनिक ग्रुप्स जो थे उनकी मदद करी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं क्राइसिस यानी कि बेसिकली कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, वॉर्स और टेंशन्स वगैरह क्रिएट हुई, और कहीं और आगे चल के ये जो क्राइसिस हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 का नींव रखने वाले हैं। बेटा ये आपका चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए ऐसे ही। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर के बारे में। बच्चों हम लोगों ने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 जो नेशनलिज्म इन इंडिया के कौन कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको रिवाइज करने ही करने हैं। मैं आपको रिवाइज कराता चलूँगा धीरे धीरे चल के, एक एक करके। आप नोट मत करिए, सिर्फ सुनते चलिए, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहला टॉपिक आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिसके बारे में बात करने वाले हम लोग, लिखा हुआ है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया।
जो पहला वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से लेकर 1918 के बीच में, उसका क्या इम्पैक्ट होता है इंडिया के ऊपर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली बच्चों क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो जो ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि हम एक कॉलोनियल रूल के कंट्रोल में थे उस समय पे, ब्रिटेन ने हमारे पर कब्जा कर रखा था, और उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट तो वो कर रहे थे, तो पैसा कहाँ से लेके आने वाले हैं, टैक्सेस के माध्यम से। और टैक्स किस पे लगाने वाले हैं, जो उनकी कॉलोनीज है जिस पे उन्होंने कब्जा कर रखा है, तो टैक्स वसूला जा रहा था बहुत ज़्यादा। जबरदस्ती हमारे देश के जो नौजवान थे उनको आर्मी में भेजा जा रहा था ताकि वो ब्रिटेन की तरफ से जाके लड़ाई कर सकें। इकोनॉमिक हार्डशिप, बहुत ज़्यादा कठोर परिस्थितियां हो रखी थी, जिसकी वजह से जो भारतीय थे उनको इसका सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो प्राइसेस थे फूड के और इसेंशियल गुड्स के, वो बढ़ने लगते हैं ड्रास्टिकली, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। सोल्जर्स बच्चे, क्या हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जिन लोगों को भर्ती किया जा रहा था उनको ज़बरदस्ती ब्रिटेन भेजा जा रहा था, और किसी भी इंडियन कंसेंट यानी कि भारतीय लोगों की कंसेंट स्वीकृति नहीं दिया भारतीयों ने, फिर भी उनको ब्रिटेन में भेजा जा रहा था। आगे देखते क्या लिखा हुआ, क्रिएटेड द नेशनल अवेकनिंग अमंग द इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, और जिसकी वजह से ये सब चीज़ें जो हो रही थी, देश में बहुत ज़्यादा एक रैश होने लगता है, लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं देश में इन सब चीज़ों की वजह से, और कहीं ना कहीं इस चीज़ ने बहुत हद तक देश में चीज़ों को डिस्टर्ब किया, और नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखा हुआ है सत्याग्रह, आइडिया ऑफ द सत्याग्रह आपको बेसिकली ध्यान रखना है। इसमें 3 सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। सत्याग्रह होता क्या है, नॉन वायलेंट तरीके से रेसिस्ट करना, किसको, इनजस्टिस को, जो अन्याय आपके साथ हो रहा है उस अन्याय को बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के हमें क्या करना है, उसका विरोध करना है। इसको बोलते हैं सिंपल सी भाषा में सत्याग्रह। 3 सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए गए बाय द गांधी जी। क्या लिखा हुआ है 1917 में सबसे पहले। अच्छा, एक चीज इसमें मैं ऐड कर देता हूं, गांधी जी वापस आते हैं इंडिया किस साल में, 1915 में। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। तो क्या लिखा हुआ है, चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जो इंडिगो प्लांटेशन हो रहा था, जबरदस्ती करवाया जा रहा था, बिहार के चंपारण नामक स्थान पे लोगों से जबरन नील की खेती जो कराई जा रही थी, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में गांधी जी नॉन वायलेंट तरीके से क्या करते हैं, पहला सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये बेटा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत अच्छे से समझते चलना। दूसरा सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया जाता है खेड़ा, गुजरात में, जहां पर बेसिकली बच्चों जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, उनके ऊपर हाई टैक्सेस इंपोज किए जा रहे थे। हाई टैक्सेस मतलब क्या कि जबकि उनकी जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी थी, फेमाइन मतलब भूखमरी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्बाद बेकार हो चुकी थी, इसके बावजूद उनसे हाई टैक्सेस क्या किए जा रहे थे, कब लिए जा रहे थे, जिसके विरोध में गांधी जी वहां पे जाके आंदोलन करते हैं। ध्यान रखना बच्चों। तीसरा सत्याग्रह मूवमेंट आपको ध्यान रखना है, कौन सा है, अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स हैं बच्चों, उनके बारे में बात होने वाली है। उनको सैलरी नहीं दी जा रही थी और उनसे काम बहुत ज्यादा लिया जा रहा था, ठीक है। तो इस चीज के प्रोटेस्ट में गांधी जी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अहमदाबाद में विद द हेल्प ऑफ सरदार पटेल साहब। ट्राई टू अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइसेस एंड जस्ट स्टिक विद द रिवीजन। सरदार पटेल जी के साथ मिलकर क्या किया जाता है, एक ऑर्गेनाइज किया जाता है सत्याग्रह मूवमेंट को। कहां पे, अहमदाबाद में 1918 में 3 सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए गए, ध्यान रखना है अपने को। आगे बढ़ते हैं बेटा। रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग। बेसिकली बच्चा रॉलेट एक्ट क्या है, रॉलेट एक्ट वो एक्ट जिसके बारे में बात करी गई, जो ब्रिटिश संसद में पास किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया एक्ट, जिसमें ये प्रोविजंस किए गए थे, आप किसी भी प्रकार की कोई भी गैदरिंग करते हैं और ब्रिटिश अथॉरिटी को अगर आपके ऊपर शक हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो बिना किसी तहकीकात के, बिना किसी कोई भी एविडेंस के आपको 2 साल तक, कितने साल तक, 2 साल तक आपको जेल में उठा के डाल देंगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे, कोई भी जुडिशियल ट्रायल नहीं होगा आपका, आपको सीधे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। ये रॉलेट एक्ट में प्रोविजंस किए गए।
अब रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या हुआ कि इन सब चीजों से बहुत ज्यादा एक रोष उत्पन्न हुआ, क्रोध आया लोगों को, और रॉलेट एक्ट का विरोध होना चालू हो गया पूरे देश में। नेशन वाइड क्या हुआ, गांधी जी ने प्रोटेस्ट करना चालू किया, और भी बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया, और देशव्यापी हड़ताल यानी कि स्ट्राइक होना चालू हो गई। ठीक है, और इसी से रिलेट करता हुआ एक इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा, जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसकी डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 13 अप्रैल 1919। बच्चों ध्यान रखना, क्या कहा जा रहा है कि ये जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में एक जगह है, वहां पे लोग क्या कर रहे थे, बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे, और अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर के ऑर्डर दे दिए जाते हैं उसके द्वारा, और कई सारे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी जाती हैं, और कई सारे लाखों की संख्या में वहां पे लोग मर जाते हैं। ठीक है, ये है जलियांवाला बाग। अब इसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी जो है धीरे धीरे अपना जो विश्वास था वो खोने लगे जो आपकी ब्रिटिश अथॉरिटी है उसके प्रति। अब चीजें अब थोड़ी और ज्यादा सीवियर होने वाली है। क्या होने वाला है देखते हैं बच्चों। इस चैप्टर का जो आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या रहने वाला है, खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात होने वाली है। अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 में बेसिकली बच्चों हो क्या रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 में यही हो रहा था क्या कि जो आपके दो ग्रुप्स डिवाइड थे, अलाइड एंड एक्सिस, उसके बारे में बात हुई यहाँ पे। अलाइड एंड सेंट्रल पावर्स, सेंट्रल की तरफ से लड़ाई कर रहे थे कौन, टर्की, ऑटोमन टर्की। अब युद्ध हार गए हैं, टर्की युद्ध हार गए, तो टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर था उसको तोड़ दिया जाता, उसका बंटवारा कर दिया जाता। तो इसी चीज के विरोध में भारत में जो इंडियन मुस्लिम लोग थे वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसका नाम दिया गया खिलाफत मूवमेंट, विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द टू ब्रदर्स नेम्ड अली ब्रदर्स बेसिकली, एंड द मोहम्मद अली एंड द शौकत अली इज द नेम। ध्यान रखना है आपको इस चीज के बारे में बच्चों। नेक्स्ट मूविंग अहेड बात करते हैं किस चीज के बारे में। गांधी जी ने सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को, किस लिए, ताकि वो यूनाइट कर सकें। किस चीज के लिए, नॉन कोऑपरेशन के लिए, हिंदू मुस्लिम जो यूनाइटेशन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एक ब्रॉडर वे में मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा परेशान भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या क्या फीचर्स थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। बायकॉट करना है, क्या बायकॉट करना है, जो ब्रिटिश गुड्स है उसको बायकॉट करना है, स्कूल्स को बायकॉट करना है, कोर्ट्स को बायकॉट करना है, जो ब्रिटिश सर्विसेज है उसको बायकॉट करना है, रिटर्न करना है, जो टाइटल्स वगैरह दिए गए हैं, जो आपको पदवी वगैरह दी गई है, जो पोस्ट वगैरह दी गई है, उनको रिटर्न करना है, और रिजाइन करना है गवर्नमेंट जॉब से। स्वदेशी के बारे में बात होने वाली है। स्वदेशी मतलब क्या कि जो देश में बना हुआ गुड्स है उसको यूज करने की आदत डालनी है, इस चीज की बात होने वाली है। मूवमेंट कब हो जाता है, खत्म कब होता है, 1922 में खत्म हो जाता है, जब चौरी चौरा नामक स्थान पर वायलेंस की घटना होती है। तो गांधी जी यहीं से क्या करते हैं, अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चीजें बढ़ती हैं, बदल रही होती हैं। अब यहाँ पे एक और भी चीज देखने को मिलेगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बच्चों देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले आप ध्यान रखना, यहाँ पे साइमन कमीशन आपके देश में आता है, जिसका काम क्या होता है, आपके देश के लोगों को ये बताना कि वो अपने देश में सरकार कैसे चला सकते हैं। 7 British members were come to India to teach Indian how to govern the government of the country, and it was boycotted. ये boycott किया जाता है because there were no Indian member in the panel, in the group, in the commission. That's why Indian nationalist leaders started boycott the Simon Commission. और इसी कमीशन का बायकॉट के समय क्या होता है, एक प्रोमिनेंट लीडर की डेथ हो जाती है, लाला लाजपत राय। नाम याद रखना बच्चों, जिनको पंजाब केसरी का टाइटल भी दिया गया था गांधी जी के द्वारा, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज की डिमांड होना चालू हो जाती है यहीं से। अब क्या होता है, पूर्ण स्वराज की डिमांड होती है। लोग जो नेशनलिस्ट लीडर हैं वो कहते हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हम पूरी आज़ादी चाहिए, बात खत्म। नो मोर इफ एंड बट, दुनिया भर की चीज़ें हमसे मतलब नहीं है। क्या लिखा हुआ है आगे, कांग्रेस डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल। अब आगे बढ़ने वाले हैं, सॉल्ट मार्च देखने को मिलेगा आपको।
गांधी जी 11 डिमांड्स की एक लिस्ट देते हैं, किसको? इरविन को लिस्ट देते हैं और कहते हैं कि आप 11 मार्च तक इस कब को एक्सेप्ट कर लो, और 11 तक अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो 12 मार्च से क्या करेंगे हम? सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर देंगे। उन 11 डिमांड्स में से एक ये भी डिमांड थी कि नमक के ऊपर से टैक्स हटाया जाए। तो गांधी जी की डिमांड मानी नहीं जाती है इरविन के द्वारा। तो गांधी जी 12 मार्च से अपने 78 फॉलोअर्स को लेकर अपने आश्रम साबरमती, जो कि अहमदाबाद में है, वहां से यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। कहां तक की? डांडी की। कहां तक की यात्रा स्टार्ट करते हैं? डांडी की यात्रा स्टार्ट करते हैं। 240 मील चलते हैं गांधी जी, 24 दिनों में यात्रा पूर्ण होती है। 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंचते हैं डांडी। वहां पहुंच के क्या करते हैं? वो सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं नमक बनाकर, और इस यात्रा में गांधी जी के साथ हजारों लोग जुड़ते हैं और एक बहुत बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद आप ध्यान रखना यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने रिफ्यूज करना चालू कर दिया, टैक्स देने से मना कर दिया, फॉरेन गुड्स का यूज करना बंद कर दिया, सॉल्ट लॉ को वायलेट कर दिया गया। इस मूवमेंट में महिलाएं भी थी, पीजेंट्स भी थे, बिजनेस क्लास भी थे, और ना केवल बिजनेस क्लास बल्कि जो गांव से रूरल एरिया वाले जो लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। ब्रिटिशर्स ने रिस्पॉन्ड किया। कैसे रिस्पॉन्ड किया? अरेस्ट किया, और उनके जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके खिलाफ वायलेंस किया गया। ये चीजें घट रही थी, हो रही थी देश में, याद रखना। इसके बाद क्या होता है? गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। गांधी जी को बुलाया जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कहां पे? लंदन में बुलाया जाता है। अब गांधी जी अग्रीड टू स्टॉप द सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी ने यहीं से, लंदन से ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, और ब्रिटिशर्स ने कुछ जेल से कुछ कैदियों को क्या कर दिया? रिहा कर दिया, और पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत भी दे दी। और गांधी जी, हालांकि उसका कुछ फायदा नहीं होता है कुछ खास, गांधी जी वापस आते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, लंदन जाते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पूना पैक्ट होता है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिटवीन द गांधी एंड द बी.आर. अम्बेडकर के बीच में दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है पूना में। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि जो अलग से इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था, कि ब्रिटिश के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था प्रोवाइड करी गई थी कि अब जो दलित्स हैं उनके लोग ही, यानी कि दलित्स को के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सिर्फ वोट करने का अधिकार वहां पे दलित्स को ही है। इससे क्या होगा? समाज में बंटवारा होगा। तो गांधी जी आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं इस चीज के खिलाफ, और फिर कुछ समय बाद गांधी जी के साथ क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज होता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का, और फिर डिसाइड होता है कि दलित्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत नहीं है, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसमें? जो लेजिस्लेचर, जो चुनाव हो रहे हैं जनरल इलेक्टोरेट में। तो ये पूना पैक्ट ध्यान रखना है आपको बच्चों। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रोल ऑफ द बिजनेसमैन। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे कि टाटा, बिरला, इसी समय पे स्वदेशी मूवमेंट के समय से ही आपको देखने को मिलते हैं। जमशेदजी टाटा वगैरह, कई सारे बिजनेसमैन आपको देखने को मिलेंगे। द्वारकानाथ टैगोर वगैरह। सपोर्टेड कांग्रेस। इन लोगों ने क्या किया कि कांग्रेस को सपोर्ट किया ताकि इंडियन इकोनॉमी में, इंडिया में इंडियन बिजनेस ही क्या करे? फ्लरिश हो। फाइनेंस किया इन लोगों ने नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को। इन सब चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर के रहने वाले हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। एक दो और छोटे छोटे से टॉपिक, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो आया था, ध्यान रखना क्या है। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया? करो या मरो का नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी आया कि स्लोगन दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस प्रकार के स्लोगन दिए गए। तो ये आपके चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अच्छे से ध्यान रखिएगा इन टॉपिक्स को, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड चैप्टर के बारे में बात करते हैं बच्चों। चैप्टर 3 में हम लोग बात करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये चैप्टर आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका रिवीजन करते चलेंगे हम लोग एक एक करके। सबसे पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, जिसका नाम लिखा हुआ है द सिल्क रूट एंड द अर्ली ग्लोबल ट्रेड। बेटा सिल्क रूट दो प्रकार से हुआ, एक लैंड वाला, दूसरा आपको मैरीटाइम। मतलब कि जो जमीनी सिल्क रूट था, जो कहीं ना कहीं कहां से जाता था? इंडिया, चाइना, इंडिया
सेंट्रल एशिया होते हुए, गल्फ कंट्रीज होते हुए क्या होता था, यूरोप तक जाता था। और मैरीटाइम रूट कहाँ से होता था, बेसिकली जो इंडिया का जो आपका है अरब सागर वाला, अरेबियन ओशियन वाला जो रीजन है, उससे होते हुए यूरोप तक जाता था वाया गल्फ कंट्रीज के थ्रू। ठीक है, अब उस समय पर ये सिल्क रूट का काम क्या होता था, क्यों सिल्क रूट इतना फेमस हुआ, क्या रीजंस थे उसके। सिल्क रूट फेमस इसलिए हुआ क्योंकि वो एंशिएंट रूट था जो कनेक्ट कर रहा था किसको बेटा, एशिया को यूरोप से और अफ्रीका से। ध्यान रखना बच्चे, एशिया को यूरोप और अफ्रीका से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा था पुराने समय में, सिल्क रूट कर रहा था। और कहीं ना कहीं इस चीज ने क्या किया, तो सिल्क रूट ने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ, ना केवल सिल्क का एक्सचेंज किया, बहुत सारे स्पाइसेस हुए, गोल्ड हुए, आइडियाज हुए और फूड्स हुए, कई सारे खाने का भी यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होता है। ये बहुत चीज़ें देखने को मिली। जो आप देखते हो कि बुद्धिज्म जो एक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी जो है, इस्लाम जो है आपके देश में आया, क्रिश्चियनिटी आपके देश में आई, बुद्धिज्म आपके देश से दुनिया के कई देशों में फैला। तो कैसे गया, ये जो ट्रेड हो रहा था पुराने समय में, ये एक बहुत बड़ा मीडियम बन के सामने आया है। ठीक है, और जिसने क्या किया, सिल्क रूट ने क्या फ्लरिश किया बेटा, फ्लरिश मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया, बहुत ज़्यादा बढ़ाया किन चीज़ों को बेटा, फ्लरिश ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स, डिक्लाइंड आफ्टर द सी रूट डेवलप्ड। धीरे धीरे क्या हुआ, सिल्क रूट जो है, जब मैरीटाइम सिल्क रूट डेवलप हुआ बच्चे, उसके बाद क्या हुआ, जो लैंड सिल्क रूट था वो धीरे धीरे वो डिक्लाइन करने लगे। यानी कि क्योंकि भाई देखो, लैंड जो है, जमीन से आप पैदल चल के जा रहे हो, इट वाज टू मच टाइम टेकिंग प्रोसेस। बट अगर आप समुद्री यात्रा कर रहे हो तो थोड़ा आपका समय क्या होने वाला है, कम लगने वाला है, इसलिए ये ज़्यादा फेमस हुआ कुछ समय बाद। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर का क्या लिखा होता है, इफेक्ट्स ऑफ द कोलोनाइजेशन ऑन ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड का कोलोनाइजेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। यूरोपियन पावर्स क्या हुए, जिन्होंने पूरे देश में, ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में यूरोपियन पावर्स ने अपना कंट्रोल जमाना चालू कर दिया। किस लिए, क्योंकि उन्हें एक चीज दिख रही थी, क्या दिख रही थी, रॉ मटेरियल दिख रहा था। उन्हें क्या दिख रहा था, उन्हें दिख रहे थे मिनरल्स, और उन मिनरल्स का इस्तेमाल करके वो क्या कर सकते थे, अपने देश की ग्रोथ कर सकते थे। तो यूरोपियंस ने क्या किया, पूरे देश, खास तौर पे अफ्रीका और एशिया पे बहुत बड़े बड़े हिस्से पे क्या किया, कंट्रोल करना चालू कर दिया यूरोपियंस के द्वारा। कंट्रोल क्यों, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को देख रहे थे, मिनरल्स को देख रहे थे, और वहां पे अफ्रीका और एशिया की जो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट भी है जहां से वो पैसा कमा सकते थे। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है, इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया वर एक्सप्लॉइटेड फॉर कॉटन, स्पाइसेस एंड द मिनरल्स। जो चीज मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया को, अफ्रीका को, साउथ ईस्ट एशिया को बहुत ज़्यादा क्या किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, इनका शोषण किया गया। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ कॉटन थी, यहाँ पे स्पाइसेस थे, यहाँ पे मिनरल्स थे, प्रीशियस मेटल्स थे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइन ड्यू टू ब्रिटिश फैक्ट्री मेड गुड्स। धीरे धीरे जो आपकी पुरानी इंडस्ट्रीज थी आपके देश में, वो डिक्लाइन होने लगी, वो बेकार होने लगी, क्योंकि सस्ते मशीन गुड्स आने लगे आपके देश में, जो कि ब्रिटेन में बन रहे थे, जो कि यूरोपियन नेशंस में बन रहे थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या चीजें होने लगी, लेड टू द अनइक्वल ग्लोबल ट्रेड फेवरिंग यूरोपियन नेशन। इस चीज ने क्या किया बच्चे, कि जो आपके देश की चीजें थी, आपके देश की जो नेशनल चीजें थी, स्वदेशी चीजें थी, बहुत तेजी से उसको डिक्लाइन होने लगा, जिसकी वजह से हमारा पड़ला व्यापार में, ट्रेड में बहुत तेजी से झुकने लगा, बेकार होने लगा, और यूरोपियंस ने इस चीज को सबसे ज्यादा फायदा उठाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ आपके एग्जाम के लिए इस चैप्टर में, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक याद रखना सॉरी, रिंडरपेस्ट के बारे में। ये रिंडरपेस्ट क्या है, रिंडरपेस्ट एक कैटल प्लेग है जो यूरोप के द्वारा, यूरोपियन नेशंस के द्वारा अफ्रीका में क्या कर दिया गया, फैलाया गया था। क्यों, ताकि वो अफ्रीका के जो जानवर थे, बेसिकली अफ्रीका में उस समय पे ज्यादातर जो काम होता था वो मवेशी यानी कि कैटल्स को
पाला जाता था, उनसे मिलने वाली जो सामग्री है उसका इस्तेमाल करके वो अपना लाइवलीहुड को अर्न करते थे। और अफ्रीकन जो यूरोपियंस की फैक्ट्रीज है उसमें काम करना पसंद नहीं करते थे। तो यूरोपियंस जो आपके पावर्स हो, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और ब्रिटेन है, इन लोगों ने जो अपनी फैक्ट्री अफ्रीका में लगाई थी, इनका हो रहा था लॉस। तो इन्होंने एक वायरस को स्प्रेड किया पूरे अफ्रीका में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अफ्रीका के बहुत सारे हिस्से ऐसे हुए जहां पर 90 से 95%, 95 to 90% जो है चीज़ें या जो आपके कैटल्स है वो मर गए। अब लोगों के पास लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, अपने को कुछ खिलाने के लिए, कमाने के लिए कोई साधन ही नहीं बचा। दे वर फोर्स्ड टू डू वर्क इन द यूरोपियन फैक्ट्री एट दैट टाइम। तो ध्यान रखना रिंडरपेस्ट क्या है, एक कैटल प्लेग है, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द अफ्रीका टू सम अप टू किल द कैटल्स ऑफ द अफ्रीका। ओके, मूविंग अहेड बच्चों, द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेट डिप्रेशन क्या है और इंडिया का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस चैप्टर में से, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, कॉज्ड बाय द स्टॉक मार्केट क्रैश। अमेरिका की स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश हो जाती है। ना केवल स्टॉक मार्केट क्रैश होती है बल्कि ओवर प्रोडक्शन जो अमेरिकन मार्केट में होता है वो भी बहुत बड़ा एक रीजन रहता है। और जिसकी वजह से एक और भी रीजन सामने निकल के आता है, बैंक्स का फेल होना। अब अमेरिका उस समय पर दुनिया भर के देशों को क्या दे रहा था, लोन दे रहा था। अमेरिका ही बेकार हो गया तो क्या होने वाला है, जो दुनिया भर के देश हैं और अमेरिका है एक साथ सब डूबने वाले हैं। और इसीलिए इसको नाम दिया गया द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ, इंडिया को किस प्रकार से इसका सामना करना पड़ा। एग्रीकल्चर जो प्राइसेस थे, जो एग्रीकल्चर गुड्स था आपका, उसके प्राइसेस क्या हुआ, बहुत तेजी से कोलैप्स हुए। फार्मर्स ने क्या करना है, देखने को क्या मिलता है, फार्मर्स जो थे कहीं ना कहीं जब भाई उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा तो वो टैक्स नहीं पे कर पाएंगे, एक रीज़न आपको ये देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। किस चीज़ का एक्सपोर्ट, जो जूट का, वीट का एक्सपोर्ट हो रहा था वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। और हमारे देश में बहुत ज़्यादा बड़े तादाद में जूट और वीट यहाँ पे प्रोडक्शन देखने को मिलता था उस समय पे। और जिसकी वजह से क्या हुआ, वार्सनिंग पावर्टी, धीरे धीरे जो गरीबी थी और ज़्यादा बढ़ने लगती, और ज़्यादा हाइक होने लगती है, गरीबी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश रिफ्यूज्ड इकोनॉमिक रिलीफ, इंक्रीज द इंडियन रिसेंटमेंट। धीरे धीरे क्या होता है बेटा कि ब्रिटिशर्स ने किसी प्रकार का कोई भी इकोनॉमिक रिलीफ नहीं दिया। इंडियंस जो थे बेसिकली आपके देश में, उनको कुछ भी रिलीफ नहीं दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा जो बेसिकली कह सकते हैं हम लोग कि एक जो वो गुस्सा था, क्रोध था, वो बढ़ना और ज़्यादा चालू हो जाता है। फोर्थ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर का जिसका रिवीजन आपको करना है, मैं कराता हूँ आपको ध्यान रखना है बच्चों, रोल ऑफ द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इन द ग्लोबल ट्रेड। कि जो भारत में रहने वाले जो भारतीय व्यापारी थे, बड़े बड़े जो व्यापारी थे, बिग बिजनेसमैन थे उस समय पे, उनका क्या रोल था। इंडियन ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन लाइक जमशेदजी टाटा, जीडी बिरला expanded the industries. Banking and shipping companies helped Indian businesses to grow. इन लोगों ने क्या किया कि लोगों, ये जो बड़े बड़े बिजनेसेस हुए, इन्होंने फंडिंग प्रोवाइड करना चालू किया छोटे लोगों को, जिससे क्या हुआ कि जो छोटे लोग थे, छोटे बिजनेस थे, वो भी ग्रो करना चालू हो गए। स्वदेशी मूवमेंट ने और ज़्यादा इनको इनक्रेज किया कि ये क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को, इंडियन प्रोडक्ट्स को देश में और ज़्यादा फ्लरिश करा सकते हैं और ज़्यादा फ्लोट करा सकते हैं। ये चीज़ भी यहाँ देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं फॉरेन डिपेंडेंस को इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा कम भी किया। अब आगे देखना, ध्यान रखना बच्चों, फिफ्थ पॉइंट आपका इस चैप्टर का रहने वाला है इंडेंचर्ड लेबर के बारे में। इंडेंचर्ड लेबर बेटा क्या होता है, बंधुआ मजदूर, जिनको जबरदस्ती जबरन क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए ले जाया गया। किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस के द्वारा। पुअर इंडियन वर्कर्स वर सेंट टू द ब्रिटिश कॉलोनीज, लाइक कौन कौन सी कॉलोनीज, कैरेबियन आइलैंड, फिजी, मॉरिशस एंड अफ्रीका। जबरदस्ती वहाँ भेजा गया ताकि जाइए आप वहाँ जाके काम करिए। फॉल्स प्रोमिसेस मेड किए गए, जबरदस्ती उनसे झूठे वादे भी किए गए कि आपको अच्छी जॉब दी जाएगी। इंस्टीड इसके बजाय क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा
हार्श कंडीशन को फेस कर रहे थे। कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिला, क्या इंडियन ट्रेडिशन वहाँ पे जो जहाँ पे ये लोग गए, हमारे इंडियन वर्कर्स जहाँ पे गए वहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन फैला, किस प्रकार से फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेंड में आए, दिवाली हो गया, होली हो गया, मुहर्रम हो गया, अब्रॉड की अलग अलग कंट्रीज़ में देखने को मिले। सिस्टम ये जो है धीरे धीरे 20th सेंचुरी आते आते ये जो आपका सिस्टम था बेटा, ये सिस्टम पूरी तरीके से प्रेशर के बाद, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके प्रेशर के बाद इस सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। तो ये आपके चैप्टर 3 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में चीज़ों को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इससे ज़्यादा जल्दी पूछा नहीं गया है, जो है मैंने आपको क्लियरली बता दिया। 4th चैप्टर की अब हम बात करने वाले हैं, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे बेटा ध्यान रखना इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बेसिकली है तो क्या है आपको पता होना चाहिए। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब प्री फैक्ट्री सिस्टम, जब फैक्ट्रीज नहीं आई थी उस समय की बात होने वाली, उस समय पे चीज़ें कैसे चलती थी। गुड्स को हाथ से बनाया जाता था, घरों में जो लोग होते थे वो हाथ से अपने गुड्स को बनाते थे और फिर जाके वो मार्केट्स में सप्लाई करते थे। क्या हुआ, मर्चेंट्स से वो कांटेक्ट करके रखते थे सप्लाई करने, क्या मर्चेंट्स से वो रॉ मटेरियल की सप्लाई लेते थे यानी कि खरीदते थे, और वो फिर हाथ में वीविंग करते थे, हाथ से उन चीज़ों को अपने घर में बनाते थे और फिर जाके मार्केट में बेचते थे। 18th सेंचुरी में ऑलमोस्ट 1750 के आसपास क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस होता है ब्रिटेन के मैनचेस्टर सिटी में। ध्यान रखना इस चीज़ को, सिस्टम में मर्ज होता है 18th सेंचुरी में, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैकेनाइजेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। अब चीज़ें बदलने वाली हैं यहाँ पे, हैंडलूम के लिए जो है लोग कम जाएंगे, अब लोग किसकी बात करेंगे, मशीन गुड्स की बात करेंगे। सस्ता होने वाला है क्योंकि वो, और टाइम भी कम लेने वाला है। आगे देखते हैं रोल ऑफ द स्टीम। अब ना केवल बेटा मशीन्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, यहाँ पे मशीन्स तो इंट्रोड्यूस की ही गई, इसके अलावा कई सारे इन्वेंशंस भी किए गए जिसने काफ़ी बड़ी रेवोल्यूशन ले आया। वो कई सारे ऐसे इन्वेंशन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जिन्होंने बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन लेके आए, जैसे कि स्टीम इंजन का आविष्कार किया जाता है जेम्स वॉट के द्वारा, जिसने बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा रेवोल्यूनाइज कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ध्यान रखना है आपको। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में रेलवेज का, शिपिंग का, बड़े जो जहाज बेसिकली बनने लगे बच्चों, वो बहुत हद तक कहीं ना कहीं क्या करने लगे, उन जहाज़ों की वजह से जो बूस्ट हुआ ट्रेड में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन के सामने आता है कि देश में, ना केवल देश में बल्कि खास तौर पे इसका सबसे बड़ा जो फायदा देखने को मिला वो यूरोपियन नेशंस को देखने को मिलता है। ठीक है, बूस्ट देखने को मिलता है उनके ट्रेड में, ना केवल ट्रेड में बल्कि उनकी वेल्थ भी बहुत बढ़ती है। भैया व्यापार बढ़ेगा, व्यापार से पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उनकी जो संपत्ति है वो भी बहुत तेजी से बढ़ना चालू हो जाती है। ध्यान रखना इस चीज को बच्चों। आगे लिखा हुआ 3rd चैप्टर जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनियल इंडिया, डिक्लाइनिंग ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री। जो कॉलोनियल इंडस्ट्री है यानी कि कॉलोनियल पावर्स जो आपके देश में थे, ब्रिटेन जो था बेसिकली, ब्रिटेन था, फ्रांस था, पोर्तुगीज थे, इन लोगों ने क्या कर रखा था, आपके देश के अलग अलग हिस्सों पे कब्जा कर रखा था। मशीन इंट्रोड्यूस हुई, मशीन्स ने क्या किया कि चीज़ों को सस्ता किया। सस्ता क्यों किया कि एक साथ कई चीज़ों को क्या कर सकते थे, बना सकते थे उस समय पे हम। तो अब हैंडलूम में क्या होता था बच्चों, हैंडलूम में चीज़ें क्या होती थी, धीरे धीरे बनती थी, समय लगता था। बट नाउ मशीन्स में क्या होता था, एक साथ कई चीज़ों को बना सकते थे, समय कम लगने वाला है, कॉस्ट कम लगने वाली है, जिसकी वजह से जो फाइनल प्राइस होने वाला है गुड्स का वो भी सस्ता होने वाला है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हाथ से बनी हुई चीज़ों का जो ट्रेंड था धीरे धीरे कम होने लगा। इंडियन वीवर्स जो थे धीरे धीरे अपनी जॉब खोने लगे, क्योंकि उनकी जगह अब मशीन से जो बनने वाला धागा होता था, हैंडमेड फैब्रिक जो होता था, उसने ले लिया। हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिया गया इंडियन गुड्स के ऊपर, ताकि जो बचे कुचे जो लोग थे वो भी पूरी तरीके से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। एक और भी क्या लिखा गया, डेका फेमस मुस्लिम इंडस्ट्री कोलैप्स ड्यू टू द ब्रिटिश इंपोर्ट्स।
बेसिकली बेटा ये कहा जा रहा है डेका, आज के समय में जिसको आप ढाका बोलते हो, ध्यान रखना बांग्लादेश की कैपिटल जो है, वहाँ पे मुस्लिम इंडस्ट्री बेसिक, और बच्चों कौन सी इंडस्ट्री थी वहाँ पे, जो होजरी की इंडस्ट्री वगैरह होती थी, क्लॉथिंग इंडस्ट्री होती थी, वो बहुत तेजी से कोलैप्स हो गई, क्योंकि ब्रिटिश इंपोर्ट पे क्या, ब्रिटिश ने पूरे देश में क्या कर रखा था, इंपोर्ट कर रखा था बहुत बड़े तादाद में। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर का जो रहने वाला है वो कौन सा, मैनचेस्टर टेक्सटाइल। जो मैनचेस्टर सिटी में बनने वाला जो कपड़ा है बच्चों, वो पूरे देश में फैला हुआ है, बाढ़ सी आ रखी है, फ्लड ऑफ क्लॉथिंग केम फ्रॉम द मैनचेस्टर सिटी, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके इंडिया का जो कपड़ा है उसके सामने काफ़ी ज़्यादा महंगा कंसीडर होने लगा, महंगा, क्योंकि बेटा हमारे देश में आज भी काफ़ी हद तक हैंडलूम की बात हो रही थी उस समय पे। अब धीरे धीरे इसका प्रभाव क्या देखने को मिला, जो हैंडलूम वीवर्स होते हैं वो उनको बहुत नुकसान हो रहा होता है। इंडियन टेक्सटाइल की जो कपड़ा है, इंडियन कपड़ा जो है उसकी डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी। रॉ कॉटन, अब सीधा बात किसकी हो रही है कि आप सिर्फ रॉ मटेरियल भेजो हमको, बाकी हम फाइनल गुड्स बना के हम आपके देश में बेचेंगे और आपको खरीदना पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं रहने वाली है। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जो इंडियन वीवर्स हैं, इंडियन जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी स्थिति हद से ज़्यादा बेकार होने लगती है। आखिरी टॉपिक आपके इस चैप्टर का रहने वाला है जो आपको पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है, स्वदेशी मूवमेंट, इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ आफ्टर द स्वदेशी मूवमेंट जो आता है 1905 में, जो स्वदेशी मूवमेंट आया बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी चीज़ें बेटर हुई। कैसे बेटर हुई, लिखा हुआ है कि स्वदेशी मूवमेंट ने क्या किया, इनकरेज किया किस चीज़ को, लोकल इंडस्ट्रीज को, जो देश के व्यापारी थे उनको इनकरेज किया। किस चीज़ के लिए, कि आप अपने देश में रह के व्यापार करिए, और जो चीज़ें पुरानी उन लोगों ने बंद करा दी थी, ब्रिटिशर्स ने बंद करा दी थी, उस चीज़ को वापस री इंट्रोड्यूस करिए। लोग क्या करेंगे, देश की चीज़ों को ही खरीदेंगे। कई सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर जैसे कि टाटा, बिरला एंड बॉम्बे मिल्स जैसे लोग क्या हुए, कई सारी इंडस्ट्रीज इन्वेंट करी, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया, इन लोगों ने अपनी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़े तादाद में। और क्या हुआ, इसका फ़ायदा क्या देखने को मिला, इंडियन इंडस्ट्री जो है, जो वर्ल्ड वॉर से फर्स्ट हो रहा था उस समय बहुत बड़े तरीके से इन लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया। देश में इंडियन गुड्स का बहुत ज़्यादा डिमांड फिर से बढ़ी। क्यों, क्योंकि इस समय पर जो ब्रिटेन था वो पूरी तरीके से क्या कर रहा था, वॉर लड़ रहा था, वर्ल्ड वॉर, और कंपटीशन था नहीं, तो इंडियन गुड्स की डिमांड क्या हुई, फिर से बढ़ गई। तो ये इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस टॉपिक हैं जो आपको याद रखना है। कुछ छोटे छोटे से टॉपिक जैसे कि पहली कॉटन मिल कहाँ पे लगी, सूरत में लगी, इन कानपुर में क्या लगा, जूट मिल पहली कहाँ लगी, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका आखिरी चैप्टर इस सीरीज का कौन सा रहने वाला है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जो आपको पढ़ना है। कौन कौन से वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जल्दी से पढ़ते चलते हैं अपन लोग। गुटेनबर्ग ने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया। कब, 1448 में। जोहान गुटेनबर्ग एक जर्मन इन्वेंशन, जिन्होंने जर्मन थे ये, इन्होंने इन्वेंशन किया किस चीज़ का, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। कब किया, 1448 बेटा ध्यान रखना, ईयर भूलना मत, 1448 है ये। अब प्रिंटिंग प्रेस जब आई तो हाथ से जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी उसका ट्रेडिशन क्या हुआ, चीजें धीरे धीरे बंद होना चालू हो गया। जब मैन्युस्क्रिप्ट्स का ट्रेडिशन बंद हुआ तो अब प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी है। प्रिंटिंग प्रेस से क्या होगा, बुक्स को छापना थोड़ा और आसान हो जाएगा, चीपर हो जाएगा, और इससे क्या होगा, जब कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा हम बुक छाप सकेंगे, प्रिंट कर सकेंगे, तो लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। जब लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो पढ़े लिखे भी होंगे, लिटरेसी भी आएगी और उनके पास ज्ञान भी आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हेल्प स्प्रेड रिनाइसेंस आइडियाज, जो नवोचार वगैरह जो है, नए नए आइडियाज को भी क्या किया, बुक्स ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। साइंटिफिक डिस्कवरीज, जो बड़े बड़े आविष्कार थे उनके बारे में भी किताबों में लिखा गया। और जो बड़े बड़े लोगों, जो आपके रिलीजियस प्रीचर्स बेसिकली होते थे, उनके द्वारा जो रिलीजन से संबंधित जो बातें थी उसको भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया। अब बेटा सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में एमसीक्यू जो पूछा गया है कि पहली प्रिंटेड बुक कौन सी थी, तो वो बाइबल थी। ध्यान रखना बच्चों,
मेकिंग रिलीजियस टेक्स्ट वाइडली अवेलेबल, जिसने क्या किया कि जो रिलीजियस टेक्स्ट था उसको पूरे देश और दुनिया में बहुत बड़े तादाद में स्प्रेड कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ, जो आपका प्रिंट कल्चर है उसका क्या असर पड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर, ध्यान रखना। क्या लिखा हुआ बच्चों, प्रिंट एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रोल ऑफ बुक्स एंड द पैम्पलेट्स जो हुई, जो उस समय पे जो बुक्स छपी और पैम्पलेट्स आई, याद करो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, मैंने कहा है कि इंटेलेक्चुअल आइडियाज स्प्रेड हुए, कई सारे फिलोसोफर्स आए जिन्होंने अपनी किताबें लिखी, जैसे कि द टू ट्रिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बात करी गई किस चीज़ के बारे में कि कैसे राजा जो है अत्याचार कर रहा है, उन सब चीज़ों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, राजा के पास लिमिटेड पावर होनी चाहिए, अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए। तो बुक्स ने एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लेके आई सोसाइटी में, और फ्रांस रेवोल्यूशन में भी इसका एक रोल देखने को मिलता है। उस समय पे बुक्स छपती हैं, पैम्पलेट्स बांटी जाती हैं, न्यूज़पेपर में इन सब चीज़ों के बारे में जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। वॉल्टेयर एंड रूसो जो आपके फ्रेंच आपके जो लोग थे, फिलोसोफर्स थे, उन्होंने अपनी बात को बुक्स में उतारा और लोगों तक पहुंचाया ताकि जो मोनार्की है, जो राजा वाली व्यवस्था है, उसको ख़त्म किया जा सके। पॉलिटिकल कार्टून बनाए गए और पैम्पलेट्स बनाए गए, किसके लिए, जो ताकि क्रिटिसाइज किया जा सके जो लुई 16 है उनको, और जो उस समय पे क्लर्जी व्यवस्था चली आ रही थी। याद रखना बच्चों, सोशल कॉज भी था, क्या था, सोसाइटी 3 भागों में डिवाइड थी, क्लर्जी, नोबेलिटी एंड द थर्ड स्टेट, ध्यान रखना। तो क्लर्जी को क्या करा जा सके, उसकी क्रिटिसाइज किया जा सके पैम्पलेट्स और कार्टून्स के माध्यम से, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्रिंटिंग प्रेस जो है एक बहुत की रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों को, इन सब आइडियाज़ को, जो रेवोल्यूशनरी थॉट्स थे, इनको शेप करने में और इनको स्प्रेड करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इंडिया में आखिरकार क्या देखने को मिला। फ्रांस में तो इसने क्रांति ला दी, भारत में क्या होने वाला है। लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्टुगीज, जो पुर्तगाली यूरोपियंस थे बेसिकली, और उनमें से जो पुर्तगाली थे उनके द्वारा आपके देश में प्रिंटिंग प्रेस को, प्रिंटिंग कल्चर को इंट्रोड्यूस किया गया और एक्सपैंड किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। लाए तो पुर्तगाली थे, बट उस चीज को बढ़ाया किसने, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, आपके देश में न्यूज़पेपर छपना चालू हुआ, बुक्स छपना चालू हुआ, जर्नल हेल्प रिफॉर्मर्स, स्प्रेड सोशल अवेयरनेस, इन सब चीजों को देखने को मिला। राजा राम मोहन रॉय used print to campaign against the सती and the caste discrimination देखने जो चल रही थी। बहुत सारी ऐसी मैल प्रैक्टिसेस थी आपकी सोसाइटी में जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ठीक नहीं थी, जैसे कि सती प्रथा होती थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ क्या हुआ कि प्रिंट के माध्यम से बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने आपके देश के आवाज उठाना चालू किया और काफी हद तक सफल भी रहे। जैसे राजा राम मोहन रॉय जो थे, उन्होंने सती प्रथा का क्या किया, को बंद कराया आपके देश में। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी क्या हुआ कि आवाज उठाई गई आपके देश में कई सारे नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा, और ये सब तो चल रही थी। और इसका एक और भी चीज देखने को मिली, इन सब चीजों को और एक तरीके से दूर कर सकते थे, वो थी एजुकेशन। शिक्षा अगर हम देंगे तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो होंगी अपने आप धीरे धीरे हटने लगेंगी। तो वुमेन्स को एजुकेशन की बात हुई, जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको एजुकेशन की बात हुई। ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि इंडिया में सोशल रिफॉर्म्स इस प्रकार से लाए जा रहे थे। 1878 वॉज द ईयर जिस साल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया। वर्नाकुलर मतलब होता है जो लोकल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में क्या किया जा रहा था, पेपर वगैरह जो छापा जा रहा था, उस पेपर छपाई पे ब्रिटिश सेंसरशिप लगाई जाएगी। सेंसरशिप मतलब क्या कि अब हम बताएंगे कि तुम्हें क्या छापना है। ठीक है, ब्रिटिशर्स बताएंगे कि हम अपने इंडियन न्यूज़पेपर में, अपनी इंडियन भाषा में हम क्या छापेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा हो, ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट टू कंट्रोल द इंडियन न्यूज़पेपर। ब्रिटिशर्स का लाने का मकसद ही क्या था कि ताकि वो कंट्रोल कर सके, अपने आप को अपने हाथ में ले सके सारी चीज़ों को। इंडियन एडिटर्स वर पनिश्ड फॉर राइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इंडियन जो आपके जो बेसिकली आपके जो एडिटर्स होते थे, जो लिखते थे, उनको पनिशमेंट दिया गया अगर उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी बोला।
रिस्ट्रिक्ट किया गया किस चीज के लिए कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि कुछ भी नहीं बोल सकते, अगर बोलना है तो ब्रिटिशर्स से क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। ये सब चीजें आपको देश में देखने को मिलती हैं बच्चों। अब इस चैप्टर का आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको ध्यान रखना है, क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एंड द नेशनल मूवमेंट, न्यूज़पेपर एंड पैम्पलेट्स। कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं, कई सारी मैगजीन्स छापी जाती हैं इंडिया में, जैसे कि द केसरी जो आपके बाल गंगाधर तिलक थे उनके द्वारा छापी गई। द हिंदू एक नेशनल पेपर छापा गया। पैम्पलेट्स और क्या किया गया, लीफलेट्स वगैरह क्या छापी गई और एक्सपोज करने की कोशिश करी गई किसको, ब्रिटिश पॉलिसीज को, और प्रमोट करने की कोशिश करी गई किसको, जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको प्रमोट किया जाए। गांधी जी ने क्या किया कि प्रिंट कल्चर को, प्रिंट मीडिया को बहुत बड़ा माध्यम बनाया, किस चीज के लिए, ताकि वो लोगों को यूनाइट कर सकें और देश में सत्याग्रह का आइडिया को पूरे देश में फैला सकें। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके हिस्ट्री के 5 चैप्टर के। इससे बाहर आपको मैं एक एश्योरेंस दे सकता हूँ कि इससे बाहर रेयरली कुछ पूछा जाएगा। इतना आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पेपर करके आइए। मिलते हैं ज्योग्राफी के लेक्चर में अपन लोग। थैंक यू बच्चों।